ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम एनीमिया के बारे में पढ़ रहे थे। तीन एनीमिया अभी तक हमने डिस्कस की है। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज और सिडरोप्लास्टिक अनीमिया। आज हम डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया के बारे में, विच इज द इम्पोर्टेंट वन। थैलेसीमिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड नो थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया। थैलेसीमिया भी एनीमिया की एक किस्म है, ठीक है। तो लेकिन अ कंडीशन in which in which there is please बात नहीं reduction in globin chain synthesis, globin chain synthesis। एक्चुअली जो थैलेसीमिया के अंदर इशू है वो ग्लोबिन चेन का होता है। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दोनों चीजें होती है। हीम के जो पार्ट है उसमें तीन अनीमिया हमने डिस्कस किए हैं। अभी जो नेक्स्ट हम डिफेक्ट पढ़ेंगे वो हीमोग्लोबिन के अंदर किस चेन का होगा, ग्लोबिन चेन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। और ये भी सबको पता होना चाहिए कि जो हीम है उसके अंदर आयरन और प्रोटोपोरफायरिन होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब थैलेसीमिया के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन के अंदर वो किस चेन में होता है, ग्लोबिन चेन में होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लोबिन चेन है ये एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, ठीक है। ये पॉइंट है। एक्चुअली ग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर शेप प्रोटीन which is composed of different amino acids। एक हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन चेन है वो 574 अमीनो एसिड से बनता है। कहते हैं कि अगर 574 अमीनो एसिड में डिक्रीज आ जाए और ग्लोबिन चेन बने लेकिन कम बने तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगी। जब ये नहीं बनेगी अनीमिया होगी। ऐसी अनीमिया जिसका इशू अंडर प्रोडक्शन ऑफ कौन सी चेन हो, ग्लोबिन, उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, रिडक्शन इन ग्लोबिन चेन। एक ग्लोबिन चेन बनेगी लेकिन नॉर्मल से कम बनेगी। अगर वो इसलिए याद रखे कि ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, 574। अगर एक पेशेंट है उसमें ग्लोबिन चेन के अंदर 500 अमीनो एसिड हो या 450 हो, है तो जरूर लेकिन क्या है, कम है, तो ग्लोबिन चेन भी कम बनेगा और वो इतना नहीं बनेगा कि वो नॉर्मल क्या बना सके, हीमोग्लोबिन। तो ऐसा एनीमिया जिसमें ग्लोबिन चेन अंडर प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे दो तीन चीजें हम स्पेशली इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जो थैलेसीमिया है इट इज अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट ऑफ ग्लोबिन चेन। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट याद रखना है, थैलेसीमिया रिमेंबर इट इज क्वांटिटेटिव डिफेक्ट ऑफ विच चेन, डिफेक्ट ऑफ ग्लोबिन चेन। एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि थैलेसीमिया के अंदर ग्लोबिन चेन में अमीनो एसिड की क्वांटिटी कम होती है। 574 से 500 550 मतलब कम होती है। इधर देखिए दो शराइत याद रखें, ग्लोबिन चेन के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए, 574। फिर एक शर्त ये है कि हर अमीनो एसिड की अपनी अपनी पोजीशन होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों में 574 अमीनो एसिड तो होते हैं लेकिन अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, वो क्वालिटी का इशू है। लेकिन अगर अमीनो एसिड पोजीशन पे ठीक है लेकिन नंबर में कम है तो वो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। तो थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। और अगर हम ग्लोबिन में कौन सा डिफेक्ट पढ़े, क्वालिटेटिव, तो वो सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। तो हम अलग पढ़ेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में ग्लोबिन चेन के अंदर अमीनो एसिड पोजीशन का इशू होता है लेकिन थैलेसीमिया में अमीनो एसिड नंबर का इशू होता है। क्लियर है? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि फॉर अल्फा चेन, द जीन lies on chromosome 16। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, कहते हैं कि अल्फा चेन ऑफ ग्लोबिन बनाने के लिए जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे पड़े होते हैं, 16।
ग्लोबिन के अंदर जो अल्फा चेन है इसको बनाने के लिए जो जीन रिक्वायर्ड होते हैं दे आर ऑफ 4 इन नंबर, और ये चारों के चारों जीन किस क्रोमोसोम पे होते हैं? 16 पे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे में डिफेक्ट हो क्रोमोसोम 16 का, तो उसमें अगर थैलेसीमिया हो सकती है तो वो अल्फा थैलेसीमिया होगा। कौन सा? अल्फा थैलेसीमिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फॉर बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन या बीटा चेन, the two genes are required. How many genes? Two. इसके लिए दो जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। Two genes are required located on chromosome 11. ये किस पे होती है? 11 पे। Located on chromosome 11. ये 11 नंबर क्रोमोसोम पे होती है। तो एग्जैक्टली रिमेंबर, अल्फा थैलेसीमिया का जो डिफेक्ट है वो क्रोमोसोम 16 पे होता है, और जो बीटा थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम 11 पे होता है। क्योंकि जो बीटा चेन है उसको बनाने के लिए जो जीन चाहिए वो दो है, और ये दोनों जीन किस क्रोमोसोम पे होते हैं? 11 पे होते हैं। ठीक है जी। तो रिमेंबर, दीज आर द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग थैलेसीमिया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से, इधर फोकस करें, इनमें से इन चार में से अगर एक जीन भी खराब हो जाए तो कौन सी चेन नहीं बना सकेगी? अल्फा। तो उससे अल्फा थैलेसीमिया होगा। और अगर इन दो में से एक जीन भी मिस हो तो वो क्या चेन नहीं बनाएगी? बीटा। तो कौन सा थैलेसीमिया होगा? बीटा थैलेसीमिया होगा। तो अल्फा थैलेसीमिया डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम 16, बट बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 डिफेक्ट होता है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कि देखिए, ओवरऑल अगर ग्लोबिन चेन का इशू है वो तो थैलेसीमिया है, लेकिन अगर फिर अल्फा के अंदर इशू है तो अल्फा थैलेसीमिया है, अगर बीटा के अंदर इशू है तो बीटा थैलेसीमिया है। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर कितने जीन का इशू होना चाहिए? 4। इन 4 में से एक का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, और 4 भी हो सकते हैं। लेकिन बीटा के अंदर कितने जीन का कंसेप्ट है? 2 जीन। ये क्रोमोसोम 16 का मसला है और ये क्रोमोसोम 11 का मसला है। ठीक है। अब हेडिंग दे दे अल्फा थैलेसीमिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा थैलेसीमिया क्या है और इसके टाइप कौन कौन से हैं, और अगर अल्फा थैलेसीमिया हो जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट कौन कौन सी है। ठीक है। तो हेडिंग दे दें अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया। देखिए, इन दिस कंडीशन the defect lies on alpha chain of globin. Alpha chain of the globin. ठीक है। इसके अंदर जो मेन इशू है वो किस चेन में होता है? अल्फा चेन में होता है। इसके टाइप देखें, अल्फा थैलेसीमिया, इसके जनाब 4 टाइप होते हैं। कितने? 4 टाइप। तो अल्फा थैलेसीमिया इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, ये हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह इसकी जो टाइप है इसकी क्लासिफिकेशन बनाएं। एक को हम कहेंगे वन जीन डिलीशन थैलेसीमिया। पहले का नाम क्या है? वन जीन डिलीशन थैलेसीमिया। क्लियर है? हाउ मेनी जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर अल्फा चेन? 4। अगर इन 4 में से एक रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो कितने रह जाएंगे? 3। अल्फा चेन फिर भी बनेगी लेकिन कम बनेगी। मसला तो है कि नहीं? तो ऐसे लोग जिसमें अल्फा थैलेसीमिया हो और 4 में से कितने जीन का मसला हो? 1, तो उसको वन जीन डिलीशन थैलेसीमिया कहते हैं। कुछ लोगों में 2 जीन का इशू होता है तो उसको 2 जीन डिलीशन थैलेसीमिया कहेंगे। तो 2 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। ठीक है। देखिए, एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं हाईलाइट करता हूँ बाद में। ठीक है, लेकिन नोट्स बनाए। फिर इसके बाद क्या होगा? 3 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। ठीक है। और इसके बाद 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। इसको कंप्लीट अल्फा थैलेसीमिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल जीन ही नहीं बनते। यहाँ पे लेके 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। तो देखिए, इफ यू पीपल नो दी बेसिक कंसेप्ट, अल्फा चेन को बनाने के लिए टोटल जो जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं दे आर 4 इन नंबर, तो फिर उस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन आसान है। 1 जीन डिलीशन, 2 जीन डिलीशन, 3 एंड 4 जीन डिलीशन। 1
क्लिनिकली ये जो एनीमिया है वन जीन डिलीशन, क्लिनिकली दिस एनीमिया इज साइलेंट। ये क्या होती है? साइलेंट। साइलेंट से मुराद ये है इन पेशेंट के अंदर सिम्टम्स जाहिर नहीं होते। तो वन जीन डिलीशन थैलेसीमिया एसिम्प्टोमेटिक। ये क्या होती है? एसिम्प्टोमेटिक। तो क्लिनिकल साइलेंट के सामने लिखे दिस एनीमिया इज क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक। यार जाहिर बात है, चार में से अब भी कितने जीन काम कर रहे हैं? 3। लेकिन एक जीन खराब है, फिर भी मेजॉरिटी अल्फा चेन बनेगी, लेकिन बहुत कम अल्फा चेन होगी जो नहीं बनेगी। तो इसका कोई खास इशू नहीं होता। इन लोगों को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है? नो। तो लेकिन नो ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड। ये लोग अगर के बज़ाहिरी तौर पर थैलेसीमिया के है, लेकिन इन लोगों को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल 4 में से 3 जीन्स आर वर्किंग, ओनली 1 जीन इज डिलीटेड। क्लियर है? जहां पे लिखे नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, इन लोगों को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ये लोग पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल में भी चले जाए, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इन लोगों पे इतने कोई खास डेंजरस साइड इफेक्ट तो नहीं आती। यहाँ पे लिखे कि इट इज माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया। अब ये क्या बन गई? माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया, ठीक है? ओके, इसमें ये याद रखना है एट रेस्ट, जब ये लोग रेस्ट में होते हैं तो क्लिनिकली साइलेंट। इन लोगों में भी रेस्ट के अंदर कोई खास सिम्टम तो नहीं होते, बट इन स्ट्रेसफुल कंडीशन या इन स्ट्रेस देयर आर सिम्टम अपेयर। these people are symptomatic, there are multiple symptoms। इन लोगों में फिर क्या आ जाते हैं? सिम्टम। एक्चुअली जब ये लोग रेस्ट में होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसका प्रीडोमिनेंट काम करता है रेस्ट कंडीशन में, रिलैक्स स्टेट में। तो इन लोगों की जो बॉडी डिमांड है इतनी ज्यादा नहीं होती, इन लोगों में कोई सिम्टम नजर नहीं आते। एट रेस्ट कंडीशन these patients are clinically silent, asymptomatic। लेकिन जब ये किसी खास स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं तो फिर आरबीसी लाइफ के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन लोगों में सिम्टम तो नजर आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे लगे यूजुअली अमूमन तौर पे स्टिल नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। इन लोगों को आप क्या करेंगे कि ट्राई टू अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशन, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन अवॉइड करें। अगर ये स्ट्रेस को अवॉइड करें, अपने आप को किसी काम में बिजी रखें, इन लोगों के अंदर आरबीसी डिस्ट्रक्टिव कम होगी, तो ये लोग फिर क्लिनिकली क्या रहेंगे? साइलेंट रहेंगे। इसके अंदर लेके 3 जीन डिलीशन, ये मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया है। ये क्या है? मॉडरेट टू सीवियर। तो इट इज मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया, मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया। क्लियर है? इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि पेशेंट्स आर यूजुअली सिम्प्टोमेटिक। ये क्या होती है? सिम्प्टोमेटिक, क्योंकि अब 3 जीन डिलीशन है, एक जीन सिर्फ काम कर रहे, 3 है ही नहीं, तो सिम्टम्स आएंगे कि नहीं? तो these patients are always symptomatic, यूजुअली अमूमन तौर पर ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब यहाँ से जो एग्जामिनर आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा वो ये है कि देयर इज एबनॉर्मल hemoglobin in these patients, ठीक है? एनीवन इन द होल क्लास कैन टेल मी वो कौन सा हीमोग्लोबिन है? इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं HB स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, और इसको HBH कहा जाता है, याद रखें। इस तरह हम कहते हैं HbA HbA2, वो तो नॉर्मल है, लेकिन इन लोगों के अंदर एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है और उस नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम HbH कहते हैं। तो ये भाई आप लोगों ने जिसको कहते हैं रट्टा, ठीक है? रट्टा करना है एग्जाम के लिए कि अगर एग्जाम में आ जाए HbH हीमोग्लोबिन किस थैलेसीमिया के अंदर होता है, तो अल्फा थैलेसीमिया। किसमें? अल्फा थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया के अंदर तब होता है जब हाउ मेनी जीन्स इज डिलीटेड? 3 जीन डिलीटेड होता है। अब नेक्स्ट सवाल ये है HbH है क्या? ये भी तो एक सवाल है ना, व्हाट इज मेंट बाय HbH? तो इसका आंसर ये है कि HbH फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये क्या है? एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब इधर देखें, ये जो अल्फा थैलेसीमिया है, वैसे तो नॉर्मली 2 अल्फा चेन और 2 क्या होती है? बीटा चेन होती है। अब इस अल्फा चेन को
जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सीडेंट, लेकिन इन लोगों में अब कितना काम कर रहे हैं, 1 जीन 3 डिलीट है। जब अल्फा का एक जीन हो, अल्फा जो चेन है वो ना बनने के बराबर होगा, ऐसा है कि नहीं, और जो अल्फा नहीं बनेगा तो चेन को कंप्लीट करने के लिए किसकी बनना ज्यादा हो जाएगा, बीटा चेन। तो बीटा 2 की बजाय 3 बनेगी, जो थर्ड बनेगी वो एबनॉर्मल होगी। अब जब बीटा चेन अल्फा की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा बनेगी तो उसकी जो एबनॉर्मल नंबर बढ़ेगी वो एग्रीगेट बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एग्रीगेट, और वो एग्रीगेट होकर एबनॉर्मली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। एबनॉर्मल एग्रीगेशन ऑफ विच चेन, बीटा चेन, ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन will lead to hemoglobin abnormal shape, इसको क्या कहते हैं, HbH। तो एक एमसीक्यू याद रखें E1 के NAD NAD दोनों के लिए, HbH is an abnormal hemoglobin which is a result of due to aggregate of which chain, beta chain, ये एमसीक्यू आता है। और ये तब होता है जब अल्फा की चेन अंडर प्रोड्यूस हो जाए, और ये तब होगा जब इसमें कितने जीन डिलीट हो जाए, 3 जीन डिलीट। इसमें कितने जीन डिलीट थे, 1, फिर भी 75% तो बन रही है ना, इसमें कितने हैं, 50-50, 2 काम कर रहे, 2 नहीं कर रहे। इसमें तो 75% नहीं है, 25% एक जीन काम कर रहा है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए और अपना नंबर बढ़ाएगा बीटा चेन, और बीटा चेन जो एबनॉर्मली नंबर बढ़ाएगा वो एक शक्ल में एग्रीगेट बनाएगी, और वो हीमोग्लोबिन की शेप को डिस्टर्ब करके क्या बनाएगी, HbH बनाएगी। क्लियर है, तो HbH इज नथिंग बट इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ बीटा चेन। यहाँ पे लेके 4 जीन डिलीशन में इट इज सिवियर कंडीशन, ये फुली क्या है, सिवियर एनीमिया है, इट इज सिवियर एनीमिया। इट यूजुअली हाँ जी सीन इन फीटस, ये किसके अंदर होता है, फीटस के अंदर। एक्चुअली द बेबी हु इज नॉट येट बोर्न, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो थैलेसीमिया है वो क्या होता है, 4 जीन डिलीशन। जो बच्चे स्टिल मदर यूट्रस में है उसमें अगर डिलीशन जीन हो सकती है तो 4 जीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एडल्ट के अंदर ज्यादा कॉमन है 3 जीन डिलीशन, और ये किसमें ज्यादा कॉमन है, फीटस के अंदर कॉमन है। इधर जो एमसीक्यूज आता है वो ये है कि यहाँ पे भी एक एबनॉर्मल क्या बनेगी, शाबाश, हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल Hb बनेगी, और इसका एमसीक्यूज आएगा, उसका नाम है Hb स्टैंड फॉर हीमो, इसको कहते हैं Hb बार्ड, इसको क्या कहते हैं, Hb बार्ड। ये सारे एमसीक्यूज है। HbF जो होता है वो तो फीटल हीमोग्लोबिन है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन ये क्या है, एबनॉर्मल है। फीटस के अंदर नॉर्मल HbF होता है, लेकिन हम कहते हैं कि इन लोगों के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी, उसका नाम क्या है, Hb बार्ड है। अब इधर देंगे, ये जो एनीमिया है ये बड़ों के अंदर है कि बच्चों में, फीटस के अंदर, तो HbF होता है, इन बच्चों में क्या होता है, Hb, ये बड़ों में होता है ना, इनमें Hb ज्यादातर A होता है। HbA के अंदर 2 अल्फा एंड 2 बीटा होती है, फीटस के अंदर 2 अल्फा 2 हाँ जी गेमा, क्या होती है, 2 गेमा, याद है कि नहीं, 2 अल्फा 2 बीटा इज HbA, 2 अल्फा 2 गेमा इज ऑफ HbF। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर अल्फा नहीं है तो फिर इसकी कमी को एडल्ट में पूरा करने के लिए क्या आएगा, बीटा, तो HbH बनाएगा। लेकिन अगर बच्चा है, फीटस है, उसमें तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो अल्फा नहीं बनेगा और इसमें एक जीन भी नहीं है, टोटल नहीं बनेगा, 0, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने जीन डिलीट है, 4, तो अल्फा बन सकेगा नहीं। तो जब ये नहीं बनेगा तो किसकी एग्रीगेट बन जाएगी, गेमा, एग्रीगेट ऑफ गेमा चेन इनसाइड हीमोग्लोबिन इन अ फीटस लीड टू एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन व्हिच इज Hb बार्ड, इसको क्या कहते हैं, Hb बार्ड। तो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखिए, HbH इज एग्रीगेट ऑफ बीटा चेन और Hb बार्ड इज एग्रीगेट ऑफ गेमा चेन, ये एमसीक्यू याद रखिए। HbH किस जीन डिलीशन में मिलेगा, 3 जीन डिलीशन, और Hb बार्ड किस में मिलेगा, 4 जीन डिलीशन में मिलेगा। अब यहाँ पे लेके these fetus या these newborn babies, these fetus are incompatible with life। इसका मतलब ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इन बच्चों के अंदर अल्फा चेन बनती नहीं है। हाउ मेनी जीन्स आर डिलीटेड, 4 जीन। जब अल्फा है नहीं तो फिर गेमा बनती रहेगी, और वो गेमा जीन हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करके जो एब्नॉर्मेलिटी क्रिएट करेगी
इस वजह से बच्चों के अंदर डेथ की रेट क्या होती है, ज्यादा। हम पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बाय एग्जाम के अंदर भी आएगा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया से बच्चों के अंदर फीटस में जो मोस्ट कॉमन रिस्क होता है किसी डिजीज की, उसका नाम है हाइड्रोप्स पेटेलस। तो तुम क्या कहते हैं, हाइड्रोप्स पेटेलस। दिस इज एक्सेसिव फ्लूइड accumulation in the brain in fetus। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोप्स पेटेलस के चांसेस इन बच्चों में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो बोन मेरो है, इट इज द साइट फॉर ब्लड सेल सिंथेसिस। हमारे जितनी भी ब्लड सेल है वो कहाँ पे बनती है, बोन मेरो। इन बच्चों के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, अल्फा चेन है नहीं, लेकिन बॉडी कोशिश करेगी कि अल्फा चेन बनाए। तो बोन मेरो मजीद एक्टिव होगी कि नहीं, लेस एक्टिव, मोर एक्टिव, ताकि ब्लड सेल सिंथेसिस बढ़ाए। तो उसकी वजह से स्कल बोन भी बढ़ जाएगी साइज में, और इसके अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेशन होगी, जिसको हम हाइड्रोप्सिया कहते हैं, पेटेलस कहते हैं। तो एक चीज सिर्फ याद रखें कि 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया ये बच्चों के अंदर कॉमन है, और ये बच्चों के अंदर एक केस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगी, जिसका नाम एचबी बार्ट है। देखिए यहाँ पे बार्ट से मुराद बी है, बी फॉर बेबी, ये बच्चों के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन बच्चों के अंदर अगर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकती है तो हाइड्रोप्सिया है, पेटेलस है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, these babies are incompatible with life। ये मतलब ये है कि जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्लियर है? तो these all are the types of which thalassemia, अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, कौन सा, हाँ किधर पे सारे एक्सप्लेन करो फिर। क्लियर है ना? ओके, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन, ठीक है, इसको बनाने के लिए जो जीन्स चाहिए वो टोटल 4 है। इसका मतलब कि 4 जीन शुड बी देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। और वो चारों के चारों जीन कहाँ पे पड़े हैं, क्रोमोसोम 16 पे पड़े हैं। अगर उन चारों में से एक जीन खराब हो जाए और 3 दिन भी काम कर रहे हो, तो उस थैलेसीमिया को 1 जीन डिलीशन कहते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, क्लिनिकली साइलेंट है, एसिम्प्टोमेटिक, तो ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 4 में से 2 जीन खराब हो जाए और 2 काम करें, तो उसका नाम क्या है, 2 जीन डिलीशन थैलेसीमिया है। ये लोग रिस्क में क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जब किसी स्ट्रेस के शिकार होते हैं इन लोगों में सिम्टम्स आ जाते हैं। इन लोगों को हमने काउंसल करना है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, अदरवाइज नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर 4 जीन में से 3 काम ना करें तो उसका नाम क्या है, 3 जीन डिलीशन। अब ये बड़ों के अंदर होता है, और बड़ों में 2 अल्फा और 2 बीटा होता है। अगर अल्फा में 3 जीन ना हो, ये तो ना होने की बराबर, तो किसकी लेवल नॉर्मली बढ़ेगी, बीटा। और बीटा चेन की जो एग्रीगेट बनेगी उसको एच कहते हैं। और इन लोगों में ये बच्चों के अंदर होता है, फीटस के अंदर होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से होता है। इन बच्चों में फीटल हीमोग्लोबिन होता है 2 अल्फा 2 गेमा। इसमें कितने जीन डिलीट है, 4। जब चारों के 4 जीन नहीं है तो अल्फा चेन भी नहीं बनेगी। जब वो नहीं बनेगी तो किस चेन की लेवल बढ़ेगी, गेमा। और इससे जो एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है एचबी बार्ट कहलाता है। इन बच्चों में क्या होता है, हाइड्रोप्स पेटेलस एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाती है, और ये बच्चे फिर लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दीज फीटस आर इनकम्पेटिबल विद द लाइफ। इनमें से पूरे लिस्ट में से अगर इंक्लूड आ सकता है तो एचपीएच है और एचपी बार्ट है। एचपीएच इज एग्रीगेट ऑफ बीटा चेन 3 जीन डिलीशन थैलेसीमिया, बट एचपी बार्ट इज एग्रीगेशन ऑफ गेमा चेन 3 in 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। क्लियर है? इसके बाद हेडिंग दे दे बीटा थैलेसीमिया। जी, कोई ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो 1 जीन और 2 जीन डिलीशन है, इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं होती, ठीक है। क्या होता है, ओके, या हियर इज द क्वेश्चन, जो 1 जीन डिलीशन थैलेसीमिया है, उन लोगों को अलोन कोई ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन ये लोग अगर सिबलिंग में मैरिजेस करें फॉर एग्जांपल, तो फिर आगे ये जीन अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 1 जीन डिलीशन थैलेसीमिया पेशेंट खुद एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन ये अपना डिफेक्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर सकता है। दीस पीपल आर केरियर। ये केरियर जरूर है, लेकिन खुद ये सेफ साइड पर है, खुद उन लोगों को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया। हेडिंग दे दे बीटा थैलेसीमिया, बस है नहीं। बीटा थैलेसीमिया में लेके इन दिस कंडीशन उधर
दरवाजा बंद करे यार, दरवाजा बंद कर यार। ओके जी, बिस्मिल्लाह। तो टुडे विल डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डी क्रोमोसोम 11, कौन सी क्रोमोसोम से? 11 से। ठीक है, कोई डिपेंड होता है। जो बीटा थैलेसीमिया है इसके दो टाइप है, बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर। इसके दो टाइप है। इसके टाइप देखे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। यहाँ पे लिखे बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर। माइनर एंड मेजर, लोग इसको सिंपली थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, लेकिन माइनर और मेजर की जो वर्ड है वो किसके थैलेसीमिया के लिए होता है? बीटा थैलेसीमिया के लिए होता है। ओके, एक और पॉइंट याद रखें, जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इसको एक और नाम भी देते हैं, इट इज कॉल्ड कोलीज एनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? कोलीज एनीमिया। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर के नाम सुनोगे कोलीज एनीमिया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट में याद रखें, हाउ मेनी जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बीटा चेन सिंथेसिस? 2। वेरी गुड, 2 जीन। अगर एक जीन है और एक नहीं है तो उस एनीमिया को हम माइनर कहते हैं। अगर दोनों के दोनों जीन एब्सेंट हो तो उसको बीटा थैलेसीमिया मेजर कहेंगे। क्लियर है? मैं आसान वर्ड में अगर लिखूं, आप लोग नोट बनाए, लिखे डिफेक्ट इन 1 जीन। इसके अंदर डिफेक्ट कितने जीन में होता है? 1 जीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है? डिफेक्ट इन 2 जीन। इसका मतलब अगर दोनों जीन डिफेक्टिव है तो फिर ये हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया मेजर। यहाँ पे लिखे 1 चेन इज प्रोड्यूस। कितने चेन प्रोड्यूस होंगे? मतलब 2 बीटा है ना, तो अगर एक जीन है एक नहीं है तो एक चेन प्रोड्यूस होगी और एक नहीं होगी। और यहाँ पे कोई चेन प्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों जीन नहीं है। यहाँ पे लेके नो बीटा चेन इज प्रोड्यूस, इसमें कोई बीटा चेन प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे लेके नो बीटा चेन इज प्रोड्यूस। प्लीज रिमेंबर, जो मेजर है दैट इज डेंजरस थैलेसीमिया, क्योंकि इसमें कोई भी बीटा चेन प्रोड्यूस नहीं होता। ये जो माइनर है इसमें लेके यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, ये लोग क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि स्टिल 1 जीन इज देयर एंड 1 चेन इज फाइटिंग। ये 50-50 है, एक चेन है और एक नहीं है, लेकिन इसमें तो 0 है, इसमें है नहीं, तो ऑलवेज सिम्प्टोमेटिक। ये लोग क्या होते हैं? ऑलवेज सिम्प्टोमेटिक। इन लोगों में हमेशा सिम्टम्स आते हैं, तो these patients are always सिम्प्टोमेटिक, ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो माइनर के जो पेशेंट हैं वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, और ये जो दूसरा है ये हमेशा क्या होते हैं? सिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब यहाँ पे लेके क्लिनिकल फीचर, इसकी जो सिम्टम्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं? कि अनीमिया है कि नहीं? तो पेशेंट शुड लुक पेलर। क्या होगा? पेलर। पेलर इज द फर्स्ट साइन ऑफ एनीमिया। किसी भी एनीमिया के अंदर जब हम पेशेंट को देखते हैं उसकी जो कलर है या रंगत है वो व्हाइट होता है, मतलब ये है लगता है ऐसा है कि इसमें खून की कमी है, तो दैट इज कॉल्ड पेलर। फिर इसके बाद लिखे फटीग, इजी फटीगेबिलिटी, मतलब फटीगेबिलिटी। क्लियर है? नंबर 2, जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इन लोगों के अंदर स्प्लीन का जो साइज है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो लेके स्प्लीनोमेगेली, इन लोगों में क्या होता है? स्प्लीनोमेगेली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो बीटा चेन है वो एब्सेंट होता है। जब बीटा चेन एब्सेंट होगा जो हीमोग्लोबिन बनेगी वो नॉर्मल है कि एब्नॉर्मल? एब्नॉर्मल है, इमेच्योर है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन भी जल्दी होगी। और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ पे होती है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन आरबीसी बना भी सकती है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसका मतलब जब आरबीसी इमेच्योर है, हीमोग्लोबिन इमेच्योर है, तो स्प्लीन कोशिश करेगी कि इमेच्योर को क्लियर भी करे, डिस्ट्रॉय भी करे और नए बना भी ले। तो स्प्लीन एक्टिविटी बढ़ेगी कि कम? ज्यादा होगी। जब स्प्लीन एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो अपनी साइज को भी इंक्रीज करेगी, तो स्प्लीन हो जाएगी। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर ड्यू टू इंक्रीज स्प्लीनिक एक्टिविटी ओवरऑल द स्प्लीन साइज इज enlarged. Spleen is present in the left side of the body. ये कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड। ये एब्डोमेन की अपर पार्ट में लेफ्ट साइड पे होता है। अगर सेम हम राइट पे जाए तो वहां पे लीवर है। क्या है? लीवर। देखिए, अगर हम अपने रिब्स के नीचे राइट साइड पे हाथ रखें अपर पार्ट में, तो यहाँ पे क्या है? लीवर प्लस गॉल ब्लैडर। क्या चीज है?
लीवर प्लस गल ब्लैडर। लेकिन इसका सेम अगर हम लेफ्ट पे हाथ रखें तो यहाँ पे स्प्लीन है और इसके बीच में स्टमक होता है। क्या होता है? स्टमक होता है। तो स्प्लीनिक साइज बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखें अनदर वेरी इंपॉर्टेंट के यहाँ पे लिखे स्कल बोन एक्सपांशन। स्कल बोन एक्सपांशन का मतलब क्या है कि जो स्कल बोन है वो साइज में क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी, क्योंकि स्कल बोन कंटेन एक्टिव बोन मेरो। इसके अंदर क्या होता है? बोन मेरो। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो बोन मेरो कोशिश करेगी कि वो मजीद आरबीसी बनाए। तो बोन मेरो जब काम बढ़ाएगी तो उससे ओवरऑल स्कल बोन का साइज भी क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा। एंड दिस स्कल बोन मेरो एक्सपांशन इन लोगों में जब स्कल अपेयरेंस को हम देखते हैं तो इन लोगों की स्कल बोन साइज में क्या होती है? बड़ी होती है, लेकिन इनका जो फेशियल अपेयरेंस है वो छोटा होता है। इस वजह से इसको हम चिपमंक फेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? चिपमंक फेसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिपमंक फेसेस इज मंकी फेसेस। क्या कहते हैं? मंकी फेसेस। दैट इज ड्यू टू स्मॉल फेस एंड एनलार्ज फ्रंटल एरिया। और ये जो फ्रंटल बोन है ये बाहर की तरफ निकलेगा कि नहीं, इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रंटल बोसिंग। तो तुम क्या कहते हैं? फ्रंटल बोसिंग। ये जो फ्रंटल बोसिंग हुई है, ये जो फ्रंटल बोन बाहर की तरफ आई है, दैट इज ड्यू टू स्कल बोन एक्सपांशन। और ये स्कल बोन एक्सपांशन है जिसकी वजह से जो पेशेंट की अपेयरेंस है उसको हम चिपमंक फेसेस कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, ये चिपमंक फेसेस की वजह क्या है? ये वजह ये है, कोशिश होती है बोन की कि वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाए। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी स्टार्ट एरिथ्रोपोइसिस। तो क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। लेकिन जो आरबीसी बोन मेरो बनाएगी वो मेच्योर बनाएगी, इमेच्योर। इमेच्योर इफेक्टिव होगी, इनइफेक्टिव। एग्जाम में ये क्वेश्चन नोट कर ले कि अगर एग्जामिनर पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चिपमंक फेसेस या फ्रंटल बोसेस, तो आप लोगों का एक आंसर होना चाहिए गुड स्टूडेंट शुड नो दिस सेंटेंस, इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस बाय द बोन मेरो। बोन मेरो जो है वो कोशिश में लगी होती है यार बीटा ग्लोबिन चेन बनी नहीं है। यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन क्या है? इज नो बीटा ग्लोबिन चेन, वो प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो जो अल्फा चेन है वो तो अकेली रह गई है। तो अल्फा चेन अगर है, बीटा चेन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन सर्वाइव कर सकता है? नहीं। तो उसकी लाइसिस होगी। हीमोग्लोबिन लाइसिस का मतलब आरबीसी भी खत्म होगी। तो बोन मेरो कोशिश करेगी कि आरबीसी बनाने की प्रोसेस को क्या करे? बढ़ाए। लेकिन वो बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन वो इफेक्टिव साबित तो नहीं होगी। इसको इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इस वजह से कल की जो बोन है वो बाहर की तरफ आ जाती है, बोन एक्सपांशन हो जाती है, इस वजह से चिपमंक फेसेस हो जाती है। क्लियर है? ये जनाब इसकी मेन एमसीक्यू पॉइंट है। नीचे लेके नोट में इस मेजर के नीचे, माइनर नहीं, मेजर के नीचे नोट में लेके these patients has increased risk of a parvovirus infection। पार्वोवायरस B19 इसका नाम है। पार्वोवायरस B19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर। जो पार्वोवायरस है, दिस वायरस हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू कॉज इन्फेक्शन इन बीटा थैलेसीमिया मेजर पेशेंट। और अगर किसी को कौन सा वायरस का इन्फेक्शन हो जाए? पार्वोवायरस। ये करता क्या है? इट कैन कॉज बोन मेरो सप्रेशन। ये क्या करता है? बोन मेरो सप्रेशन। और अगर बोन मेरो हम सप्रेस करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इन सब की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऐसा कंडीशन जिसमें सारे के सारे सेल लाइन क्या हो जाए? डिक्रीज। दैट इज पैनसाइटोपिनिया। ये पैनसाइटोपिनिया कराता है। पेन का मतलब होल, इसका मतलब क्या है? होल। साइटो मीन सेल, पिनिया मीन डिक्रीज। अगर सारे के सारे सेल लाइन क्या हो जाए? डिक्रीज। दैट इज पैनसाइटोपिनिया। और इसकी रीजन ये है कि बोन मेरो की सप्रेशन होती है। और बोन मेरो सप्रेशन किसने कराई है? पार्वोवायरस B19। रिसेंटली एनएलई स्टेप 1 का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 पे क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया मेजर पेशेंट आफ्टर फ्यू वीक्स डेवलप anemia, thrombocytopenia and leukopenia. Leukopenia means decreased WBC. Thrombocytopenia means decreased platelet. Anemia का मतलब decreased RBC। अगर ये सारी की सारी सेल लाइन कम हो जाए थैलेसीमिया मेजर में, तो इसके पीछे अगर इन्फेक्शन
कैरी करना ये हीमोग्लोबिन का काम है। तो इन लोगों में तो हीमोग्लोबिन सही बनता ही नहीं है, तो इसलिए दीज पीपल आल्सो डेवलप एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। इन लोगों में क्या होती है? एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, टेकिकार्डिया होता है, और इन लोगों में मस्कुलर पेन भी होती है। ठीक है, ये जनाब सारी की सारी ट्रीटमेंट है स्पेशली फॉर बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब देखिए लैब इन्वेस्टिगेशन थैलेसीमिया मेजर की, इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी है। अब देखिए इस पूरे लेक्चर का मतलब ये है, इफ द एग्जामिनर वाज इंटरेस्टेड इन रिगार्डिंग थैलेसीमिया क्वेश्चन दैट वुड बी मेजर पूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम अभी कुछ चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज द लैब इन्वेस्टिगेशन? लैब इन्वेस्टिगेशन में याद रखें, सबसे पहले सीबीसी से स्टार्ट करते हैं। सीबीसी के अंदर एचबी वैल्यू है वो क्या होगी? कम, और एमसीवी भी लेस देन 80 फेम्टोप्लेटर, क्योंकि दिस इज माइक्रोसिटिक अनीमिया, और माइक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर हमेशा एमसीवी वैल्यू इज लेस देन 80 फेम्टोप्लेटर। क्लियर है? नंबर 2, इसमें जनाब हमारे पास स्पेशली जो पॉइंट्स आते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में, एक एमसीवी वैल्यू लेस देन 80 होगी, एचबी वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। और नेक्स्ट इसमें हम जो चेक करेंगे इस पेशेंट के अंदर दैट इज एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सिर्फ नाम लेके, ये एक टेस्ट का नाम है जो लेबोरेटरी में किया जाता है, एग्जाम में यही आता है, और एमसीक्यूज में याद रखना है कि जो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर थैलेसीमिया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए एक पॉइंट याद रखिए, अगर हम हीमोग्लोबिन के अंदर किस चेन को देखना चाहे, ग्लोबिन को, हीम पार्ट को नहीं ग्लोबिन को, तो वो हमें कौन बता सकता है? एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक मशीन होता है जिसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल से और एक को पॉजिटिवली चार्ज। ये लेबोरेटरी वालों का काम है। तो कुछ अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक वेयर वी कैन स्टडी ग्लोबिन स्टेटस। तो ग्लोबिन चेन या तो कम प्रोड्यूस होगा या प्रोड्यूस पूरा होगा, लेकिन क्वालिटी का इशू होगा। तो चाहे एग्जाम में सिकल सेल अनीमिया आ जाए, चाहे थैलेसीमिया आ जाए, दोनों की कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्योंकि ये ग्लोबिन चेन को स्टडी करता है, चाहे वो अंडर प्रोड्यूस हो, चाहे क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो। क्लियर है? ये एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया। कि हम थैलेसीमिया को ट्रीट कैसे करेंगे? अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा कि मेजर? ये मेजर की बात हम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स बने हैं वो बीटा थैलेसीमिया मेजर के लिए बने हैं, क्योंकि जो माइनर है वो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें खास सिम्टम तो नहीं होते। यहाँ पे लगे जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। यार एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा है उसमें बीटा थैलेसीमिया हो, बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया मेजर बाय बर्थ हो सकती है? हाँ, ये बाय बर्थ हो सकती है, लेकिन अगर एक बच्चा बीटा थैलेसीमिया का है और वो पैदा हो जाए तो उसमें बीटा थैलेसीमिया डायग्नोज नहीं होती। ये चीज याद रखिए, क्योंकि जो बच्चा होता है एचपीएफ उसमें 2 अल्फा 2 गेम होती है, उसमें बीटा चेन नहीं होता। तो बीटा चेन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो बाय बर्थ आते हैं लेकिन वो अपेयर बाय बर्थ नहीं होते। तो बीटा थैलेसीमिया मे बी देयर इन अ फीटस बाय बर्थ बट इट शुड नॉट अपेयर आफ्टर द बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अपेयर कब होगी? ये पॉइंट है जब उस बच्चे की उम्र 6 मंथ हो जाए। कितना? 6 मंथ, 6 महीने। तो गेमा चेन जो बच्चे के अंदर है वो रिप्लेस हो जाती है बीटा चेन के साथ। अगर 6 मंथ के बाद गेमा चेन ने तो खत्म होना है और किसने अपेयर होना है? बीटा, क्योंकि अल्फा इज ऑलवेज परमानेंट। अगर 6 मंथ के बाद भी बीटा चेन न आए तो फिर सिम्पटम्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया होंगे। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम में ये भी याद रखे, बीटा थैलेसीमिया डायग्नोज आफ्टर द बर्थ, हाउ मेनी मंथ्स लेटर? 6 मंथ्स लेटर। ये पॉइंट याद रखे, 6 महीने तक बीटा थैलेसीमिया डायग्नोज नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 6 मंथ के बाद उस बंदे को डेल्टा चेन आ जाए, कौन सा चेन आ जाए? डेल्टा। किसकी वजह? बीटा। तो डेल्टा इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? इट इज नॉर्मल। 100 में से अगर 95% लोगों में बीटा चेन है, लेकिन 5% लोगों में डेल्टा है, HbA HbA2, ये दोनों नॉर्मल है। तो HbA में अल्फा के साथ क्या आना चाहिए?
नॉर्मल चेन, लेकिन बीटा का न आना दैट इज एबनॉर्मल, और डेल्टा का न आना दैट इज नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि अगर बीटा ना आए और डेल्टा आ जाए तो उस बंदे का HbA नहीं होगा, HbA2 होगा, लेकिन नॉर्मल जरूर होगा। लेकिन अगर न अल बीटा आ जाए और न डेल्टा आ जाए लेकिन वो एब्सेंट रहे तो फिर वो मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, डेल्टा पेशेंट में मेजर थैलेसीमिया नहीं होती। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि मेजर थैलेसीमिया की जो डेफिनेशन है वो किस चेन पर डिपेंड करती है? बीटा चेन पर डिपेंड करती है। डेल्टा न आने का मतलब यह है कि उसको थैलेसीमिया जरूर है लेकिन उसको हम मेजर नहीं कह सकते, बट वी विल ट्रीट लाइक मेजर। वो कैटेगरी मेजर में नहीं है लेकिन द ट्रीटमेंट प्लान इज लाइक मेजर थैलेसीमिया। लेकिन मेजर की बात हम बीटा से कोरिलेट क्यों करते हैं कि 95 to 98% पॉपुलेशन में कौन सा चेन होता है? बीटा चेन होता है। इसकी जो अक्यूरेंस है वो ज्यादा है कंपेयर टू डेल्टा, इसलिए बुक में भी मोस्ट कॉमन बीटा के साथ है। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन ये था कि बीटा थैलेसीमिया मेजर अगर किसी बच्चे में हो भी वो किस मंथ तक अफेयर नहीं होगी? 6 मंथ तक अफेयर, क्योंकि 6 मंथ तक स्टिल गेमा चेन इज परसिस्टेंट। ठीक है? यहाँ पे लेके इसकी ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। कहते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया, इट इज temporarily increase the level of HbF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्सी यूरिया ये एक मेडिसिन का नाम है, और जो हाइड्रोक्सी यूरिया मेडिसिन है इसका काम क्या है? दिस मेडिसिन हेल्प इंक्रीज द लेवल ऑफ HbF। ये किसको बढ़ाता है? HbF को बढ़ाता है, और जब HbF हम बढ़ाते रहेंगे तो उसमें 2 अल्फा 2 गेमा होता है, तो बीटा का तो अपीयरेंस नहीं आएगा ना, तो सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन ये फुल ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कब तक आप हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं? क्योंकि HbF की लेवल अगर हम बढ़ाएं तो उसमें 2 अल्फा 2 गेमा होगा, तो जब तक गेमा होगा तो बीटा की सिम्टम अपीयर नहीं होते। तो एक्चुअली इन बच्चों में अगर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर देना चाहे तो हाइड्रोक्सी यूरिया डालते हैं, लेकिन इस पेशेंट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज परमानेंट। ठीक है? इससे हम क्या करते हैं? हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए करते हैं कि जिस बंदे से ब्लड लेते हैं उसके अंदर आरबीसी में अल्फा चेन भी है और बीटा चेन भी है, तो इनकी जो सिम्टम है वो कम हो जाएगी। अगर अल्फा चेन भी आए और बीटा भी आए तो जो एरिथ्रोपोइयोसिस है वो कम हो जाएगा, तो स्कल बोन के अपीयरेंस ठीक हो जाएगी और सारे सिम्टम भी कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं? तो एक्चुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज द परमानेंट ट्रीटमेंट, इट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। हाँ जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुपिंग करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ब्लड ग्रुप ए पेशेंट को ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते, ये हमने पढ़ा था ना। इस एरिया पे ब्लड ग्रुपिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी रेसिपिएंट को ब्लड देते हैं किसी डोनर से, तो पहले इन दोनों की ब्लड ग्रुपिंग को मैच करना पड़ता है। ठीक है? और आखिर में लेके कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? शाबाश, नंबर 1 एनीवन? ओके, अकॉर्डिंग टू हिम हीमोक्रोमेटोसिस। नेक्स्ट, रिजेक्शन। ओ, रिजेक्शन तब हो सकती है अगर उसकी हम ब्लड ग्रुपिंग ना करें। ब्लड ग्रुपिंग शुड बी देयर बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये तो मस्त। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? हाँ जी, शाबाश। अगर हम दूसरे बंदे से हर हफ्ते के अंदर ब्लड दूसरे बंदे को देते रहे तो ब्लड के अंदर हीम है कि नहीं, और हीम कंटेन आयरन, तो उस रिसिपिएंट के अंदर आयरन की लेवल को हम क्या करते रहेंगे? बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए हीमोक्रोमेटोसिस क्या हो सकती है? हीमोक्रोमेटोसिस, excess iron in the body which deposit on different tissues leading to hemochromatosis। और ये जो excess iron है ये बॉडी के अंदर डिपोजिट होकर लीवर को डैमेज करेगा। इसको लीवर को सीरोसिस करा सकता है। excess iron can damage pancreas और excess iron can damage the skin as well, can cause pigmentation of the skin। तो एक्चुअली हाँ, ये जो आयरन है, ये जो आयरन की लेवल बढ़ गई है, ये बॉडी की एब्नॉर्मलिटी है या बाहर से? इसको कहते हैं सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। अगर हमारी बॉडी आयरन ना निकाल पाए और अपनी बॉडी की आयरन बढ़ जाए तो प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस है। लेकिन अगर किसी से बाहर हम ले लें और बॉडी में डिपोजिट करवाएं तो क्या है? सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है।
इसलिए याद रखें, जितने भी थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, उसकी हर 5 से 6 महीने के बाद आयरन स्टेटस चेक करना चाहिए कि आया आयरन इंक्रीज तो नहीं हुई है। अगर आयरन इंक्रीज है, हीमोक्रोमेटोसिस है, तो फिर इन लोगों को हम एक ड्रग देते हैं, दैट इज कॉल्ड डीपेरोक्सामीन। इस ड्रग का नाम क्या है? डीपेरोक्सामीन। डीपेरोक्सामीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हीमोक्रोमेटोसिस, क्योंकि ये जो ड्रग है ये बॉडी से एक्सेस आयरन को निकाल पाएगा। ठीक है, इफ द आयरन लेवल इज वेरी इंक्रीज इन द बॉडी, डीपेरोक्सामीन, कुछ लोग इसको डिसपेरोक्सामीन भी कहते हैं, ठीक है, डीपेरोक्सामीन या डिसपेरोक्सामीन, इसका काम यह है कि एक्सेस आयरन को बॉडी से बाहर निकालता है, इसलिए इसको आयरन चीलेटर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? आयरन चीलेटर। चीलेटर इज एनी एजेंट व्हिच एक्सक्रीट समथिंग आउट ऑफ द बॉडी। देखिए इसको एक्सक्रीट करता है आयरन को, आयरन चीलेटर है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट के रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपोकैल्सीमिया। इस वजह से याद रखें, एक्चुअली जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर के बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो दो तरह के है। वन इज फ्री कैल्शियम, जिसको आयोनाइज कैल्शियम कहते हैं, जिसका फार्मूला है Ca++, और कुछ कैल्शियम फॉस्फेट के साथ एड है, सल्फेट के साथ एड है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, सारी ये बाउंड कैल्शियम या कॉम्प्लेक्स कैल्शियम होती है। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके ब्लड कंटेन सम सब्सटेंसेस, ब्लड कंटेन सेट्रेट, इसके अंदर क्या होता है? सेट्रेट। ये क्यों याद रखिए, ब्लड जो हमारा ब्लड है उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है, ब्लड सब्सटेंस में क्या होता है? सेट्रेट। दिस सेट्रेट अगर हम किसी से ब्लड लेंगे तो वो हमें ब्लड के साथ साथ क्या चीज दे रहे हैं? सेट्रेट। ये सेट्रेट जाकर बॉडी के अंदर दूसरे बंदे के किसके साथ मिल जाएगा? कैल्शियम, और इसको बाउंड बनाएगा, तो फ्री कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम, टू हाइपोकैल्सीमिया। अगर क्वेश्चन में कोई पूछे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, बॉडी की ब्लड कैल्शियम क्यों कम हो सकती है? क्योंकि ब्लड कंटेन सेट्रेट, एंड सेट्रेट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अटैच विद कैल्शियम। तो अगर ये कैल्शियम के साथ बाउंड करेगा तो फ्री कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम, व्हिच कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर है? और अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करें तो ब्लड इज अ फ्लूइड, तो उस बंदे के लिए ये फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड। इसलिए ब्लड की जो यूनिट है उसको नॉर्मली जितना डॉक्टर बताए उतना ब्लड यूनिट लगाने चाहिए। अगर हम नॉर्मल से इंक्रीज करें इट विल लीड टू फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन। तो एक्चुअली याद रखें, जब हम थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रखें और बहुत टाइम के लिए रखें, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग लाइफ उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस बंदे के हर 3 से 4 या 5 से 6 मंथ के बाद आयरन स्टेटस की क्या करें, क्योंकि सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, सीरम कैल्शियम की क्या करें, वरना हाइपोकैल्सीमिया के साथ स्टेटनिंग क्या करा सकती है? स्टेटनिंग, क्योंकि ब्लड कंटेन सेट्रेट, और जो सेट्रेट है वो फ्री कैल्शियम को बाइंड करके हाइपोकैल्सीमिया करा सकती है। और आखिर में ये पॉइंट याद रखें कि फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए। क्लियर है? ये तीन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो अभी तक जितने एनीमियास पढ़ लिए थे दे आर कॉल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया। नेक्स्ट स्टार्ट करें के बस कल से इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल प्योर नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। उसके अंदर एक्स्ट्रावास्कुलर और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस बनेंगे। सी यू टुमारो 9:30 इंशाल्लाह। ओके, बात सुने, वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज कि अगर एक पेशेंट है उसको थैलेसीमिया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया का पेशेंट है, आप उससे ब्लड ले लें, इधर प्लीज फोकस करें एक बात। अकॉर्डिंग टू हिम एक पेशेंट को थैलेसीमिया है, उससे हमने ब्लड लिया है और वही ब्लड हमने दूसरे बंदे को दिया है, तो आया उस बंदे को थैलेसीमिया हो सकता है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैलेसीमिया पेशेंट से ब्लड लेना और नॉर्मल बंदे में ट्रांसफ्यूज करना, आया द नॉर्मल पर्सन शुड इन्फेक्ट विद थैलेसीमिया और नॉट? नो। ठीक है, उसको थैलेसीमिया नहीं हो सकती, लेकिन थैलेसीमिया बंदे की जो ब्लड है दैट इज नॉर्मल, उसमें हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल, तो वो एज अ फॉरेन एंटीजन रिसिपिएंट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगी और उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। तो ऑटो